अशोक, जिसे महान अशोक के नाम से जाना जाता है, वह तीसरा मौर्य सम्राट था। मगध के भारतीय उपमहाद्वीप के दौरान सी 268 से 232 ईस्वी पूर्व तक उसने साम्राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा शामिल था, जो पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर वर्तमान बांग्लादेश, पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। बौद्ध धर्म के संरक्षण उन्हें प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। अशोक के शिलालेखों में कहा गया है कि उन्होंने 8वें शासनकाल के दौरान उसके एक क्रूर युद्ध के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। बाद में अशोक ने खुद को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। यह धार्मिक आचरण आदेशों का प्रमुख विषय। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के कुछ वर्षों बाद वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। बौद्ध किंवदंती अशोक की बड़ी संख्या में स्तूप स्थापित करने, तीसरी बौद्ध परिषद को संरक्षण देने का श्रेय देती है। बौद्ध मिशनरी का समर्थन करना, संघ को उदार दान देना और यहाँ तक कि गैर बुद्धों पर अत्याचार करना एक ऐतिहासिक सम्राट के रूप में अशोक के अस्तित्व को लगभग भुला दिया गया था। लेकिन ब्राह्मी लिपि में लिखे गए स्त्रोतों की व्याख्या के बाद से 19वीं सदी में अशोक महानतम भारतीय सम्राटों में से एक के रूप में ख्याति रखता है। आधुनिक भारत गणराज्य का प्रतीक का रूपांतर के बाद अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र, अशोक सिंह राजधानी। जानकारी का स्रोत। अशोक के बारे में जानकारी उनके शिलालेखों से मिलती है। अन्य शिलालेख जिनमें उनका उल्लेख नहीं, यह संभवतः उनके शासनकाल के हैं और प्राचीन साहित्य विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथ पे स्रोत अक्सर एक दूसरे का खंडन करते हैं। हालांकि विभिन्न इतिहासकारों ने उनकी गवाही को सहसंबंधित करने का प्रयास किया है। इसलिए उदाहरण के लिए, जबकि अशोक को अक्सर अपने समय के दौरान कई अस्पतालों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि तीसरी शताब्दी के दौरान प्राचीन भारत में कोई अस्पताल मौजूद था। शताब्दी ईसा पूर्व या कि अशोक की किसके निर्माण की जिम्मेदार था। शिलालेख। अशोक के शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप में सही शक्तिशाली सबसे पहला आत्मप्रतिनिधित्व है। हालांकि ये शिलालेख मुख्य रूप से धर्म के विषय पर केंद्रित है और मौर्य राज्य या समाज के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि धर्म के विषय पर भी इन शिलालेखों की सामग्री को अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है। अमेरिकी शिक्षाविद जॉन एस स्ट्रॉन्ग के शब्दों में, कभी कभी अशोक के संदेशों को एक राजनीतिक धारा प्रचार के रूप में सोचना मददगार होता है, जिसका उद्देश्य यह है ऐतिहासिक तत्वों को दर्ज करने के बजाय अपनी और अपने पसंद की एक अनुकूल छवि प्रस्तुत करना। कुछ अन्य शिलालेखों भी अशोक के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, उनका उल्लेख दूसरी शताब्दी में मिलता है। रुद्रमान का जूनागढ़ शिलालेख का एक शिला को सिरकाप पर खोजा गया, जिसमें प्रिया से शुरू होने वाले एक खोए हुए शब्दों का उल्लेख है, जिसे अशोक का शिष्य माना जाता है। प्रियादर्शी। हालांकि यह निश्चित नहीं है। कुछ अन्य शिलालेख जैसे सोगरो ताबो की प्लेट शिलालेखों को कुछ विद्वानों द्वारा अस्थायी रूप से अशोक काल का बताया गया है, हालांकि अन्य कोई निर्माण जिम्मेदार था। शिलालेख। अशोक के शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप में सही शक्ति का सबसे पहला आत्म प्रतिनिधित्व है। हालांकि यह शिलालेख मुख्य रूप से धर्म का विषय पर केंद्रित है और मौर्य राज्य या समाज के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि धर्म के विषय पर भी इन शिलालेखों की सामग्री को अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है। अमेरिकी शिक्षाविद जॉन एस स्ट्रॉन्ग के शब्दों में, कभी कभी अशोक के संदेशों का एक राजनेता द्वारा प्रचार के रूप में सोचना मददगार होता है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों को दर्ज करने के बजाय अपनी और अपने पसंद की एक अनुकूल छवि प्रस्तुत करना। कुछ अन्य शिलालेख भी अशोक के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, उनका उल्लेख दूसरी शताब्दी में मिलता है। रुद्रमान का जूनागढ़ शिलालेख का एक शिलालेख को सिरकप पर खोया गया, जिसमें प्रिया से शुरू होने वाले एक खोए हुए शब्द का उल्लेख है, जिसे अशोक का शिष्य माना जाता है। प्रियादर्शी। हालांकि यह निश्चित नहीं है। कुछ अन्य शिलालेख जैसे सोगरो तबे की प्लेट शिलालेखों को कुछ विद्वानों द्वारा अस्थायी रूप से अशोक काल का बताया गया है, हालांकि अन्य लोग इसका विरोध करते हैं। बौद्ध किंवदंतियों। अशोक के बारे में अधिकांश जानकारी बौद्ध किंवदंतियों से मिलती है, जो उन्हें एक महान आदर्श सम्राट के रूप में प्रस्तुत करती है। ये किंवदंतियों सामने आती है ऐसे ग्रंथों में जो अशोक के समकालीन नहीं है और बौद्ध लेखकों द्वारा रचित थे, जिन्होंने अशोक पर अपने विश्वास के प्रभाव को दर्शन के लिए विभिन्न कहानियों का उपयोग किया था। इससे ऐतिहासिक जानकारी के लिए उन पर भरोसा करते समय सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता था। आधुनिक विद्वानों के बीच राय इन किंवदंतियों का पौराणिक कहानी से खारिज करने तक की है। उन सभी ऐतिहासिक भागों को स्वीकार करना जो पसंद से लगते हैं।